वेलकम बैक फ्रेंड्स, आई एम दीक्षा एंड यू आर वाचिंग बिहारी बैकबेंचर्स। आज के डिस्कशन में हम 10th क्लास का 6th चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस शुरू करने वाले हैं। एज वी नो कि ये चैप्टर बहुत बड़ा है, तो हम लोग इसे अलग अलग पार्ट्स में इसके लेक्चर्स को अपलोड करेंगे। चैप्टर की शुरुआत एक बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन के साथ होती है, जो शायद हम लोगों ने जब से साइंस पढ़ना शुरू किया होगा तब से ही एनकाउंटर करते आए होंगे। एंड द क्वेश्चन इज़, हाउ डू वी टेल द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज़ अलाइव एंड व्हाट इज़ नॉट। मतलब हमें कैसे मालूम होगा कि क्या अलाइव है और क्या अलाइव नहीं है। तो इसको आंसर करने के लिए हम कुछ बेसिक ऑब्जर्वेशंस लेते हैं, जैसे कि अगर कोई एनिमल है वो शाउट कर रहा है, सच एज डॉग वो बार्क कर रहा है, या कोई एनिमल है जो कि खा रही है, या जो एक ह्यूमन बीइंग है वो आपस में बातें कर रहे हैं, शाउट कर रहे हैं, तो इन सारे एक्टिविटीज़ से हमें पता चलता है कि ये सब अलाइव हैं। दैट इज़ मूवमेंट से हमें पता चलता है कि ये अलाइव हैं। अब अगर यही एनिमल्स सो रहे हों, फिर हम कैसे डिसाइड करेंगे कि ये अलाइव हैं। तो ये जब सांस लेते हैं, जब ब्रीदिंग करते हैं, तो इनका बॉडी पार्ट्स मूव करता है जो विजिबल होता है। तो एक तरह का मूवमेंट वो भी है जो इंडिकेट करता है लाइफ को। बट दैन कम्स प्लांट। प्लांट के बारे में कैसे डिसाइड करें कि वो लिविंग है या नॉन लिविंग है? तो प्लांट की ग्रीन लीव्स को देखकर। बट एज वी नो बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनका लीफ ग्रीन नहीं होता है, अलग अलग कलर का होता है। तो क्या वो लिविंग नहीं है? तो हाँ, वो भी लिविंग है। तो फिर हम कुछ और क्राइटेरिया देखेंगे। तो एक क्राइटेरिया हो सकता है ग्रोथ रिलेटेड। एज वी नो एक प्लांट एक सीड से ग्रो करता है, प्लांटलेट बनता है, फिर प्लांट या ट्री जिसमें भी उसको डेवलप करना हो वो डेवलप कर जाता है। तो यहाँ पे ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट जो है वो लाइफ का इंडिकेटर है। टू कंक्लूड ऑल दिस डिस्कशन वी कैन से दैट किसी भी तरह का मूवमेंट, चाहे वो ग्रोथ रिलेटेड हो या यूजुअल मूवमेंट हो, वह एक एविडेंस है लाइफ के लिए। देन अगेन बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो किसी भी तरह का मूवमेंट शो नहीं करते हैं। बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो जब ब्रीथ भी कर रहे होते हैं तो उनमें कोई मूवमेंट विजिबल नहीं होता है हमारे आइज़ को। तो इससे हम ये कंक्लूड नहीं कर सकते हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ मूवमेंट ही लाइफ का इंडिकेटर है। एक चैप्टर है लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटेट्स, मैं लिंक शेयर कर दूंगी नीचे। इस चैप्टर में हमने बहुत डिटेल्ड वे में डिस्कस किया है कि कौन कौन सा कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंट होगा तो फिर हम किसी चीज़ को लिविंग थिंग मानेंगे। तो वो एक अलग डिबेट है। बट हियर व्हाट वी ट्राई टू अंडरस्टैंड इज़ मूवमेंट लाइफ से कैसे कनेक्टेड है। तो किसी भी तरह का मूवमेंट लाइफ का एक इंडिकेटर है। अब मूवमेंट बहुत स्मॉल स्केल पे भी होते हैं जो कि हमारे नेकेड आई को विजिबल नहीं है। फॉर एग्जांपल मॉलिक्यूलर मूवमेंट, यानी कि जो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है वो हमारे आइज़ को विजिबल नहीं है। लेकिन ये मॉलिक्यूलर मूवमेंट यहाँ कैसे कंसर्न है लाइफ प्रोसेसेस में? तो अगर एक बायोलॉजिस्ट से आप बात करें तो दे विल क्लियरली टेल यू कि जो ये मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स होते हैं वो लाइफ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। जस्ट बिकॉज जो हमारा लिविंग स्ट्रक्चर है हायर ऑर्गेनिज्म का या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, वो बहुत वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है। अगर एक हायर ऑर्गेनिज्म की हम बात करें तो उसमें जो स्ट्रक्चर है सेल्यूलर लेवल पे होगा, ढेर सारे सेल मिलकर के टिश्यू बनाएंगे। ग्रुप ऑफ टिश्यू कोई ऑर्गन बनाएगा, जैसे कि हार्ट, किडनी, लीवर, ये सारे क्या हैं? ऑर्गन्स हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स हैं जो कि ग्रुप ऑफ टिश्यू के द्वारा बनाए गए हैं। और ये ऑर्गन सिस्टम एक साथ मिलकर के ये ऑर्गन्स मिलकर के एक साथ ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड सो ऑन। और ये सारे सिस्टम ऑल टुगेदर वर्क करते हैं ताकि एक पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बन सके। तो ये जो लिविंग थिंग है उसका ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही स्ट्रक्चर्ड है, ऑर्डर्ड है। नाउ क्योंकि हम कॉन्स्टेंटली इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में रहते हैं और इन्वायरमेंटल सारे फैक्टर्स हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, तो बहुत सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के कारण हमारा बॉडी का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें वेयर एंड टेयर होते रहता है। जैसे कि आपने सुना होगा हार्ट फेलियर, किडनी फेलियर, तो इसमें क्या हो रहा है? पर्टिकुलर ऑर्गन किसी ना किसी वजह से फेल हो जा रहा है या उसमें कुछ डिस्ट्रप्शंस आ रहे हैं। तो यहाँ पे एक ऑर्डर जो है
सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम उस ऑर्डर में ब्रेक आ रहा है। फिर जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ टिश्यू का वेयर एंड टियर हो जाता है, जैसे लिवर टिश्यू बहुत बार डैमेज हो जाते हैं बहुत अलग अलग रीजंस से। कभी कभी आपने सुना होगा कि किसी का डाइजेस्टिव सिस्टम ख़राब हो गया है, तो ये ऑर्डर जो है ये कहीं ना कहीं ब्रेक होते रहता है अलग अलग लेवल पे, या तो सेल्यूलर, या तो टिश्यू, या तो ऑर्गन, या तो ऑर्गन सिस्टम के लेवल पे। तो अब क्योंकि सारे जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये पूरा जो ऑर्गेनाइजेशन है हर एक यूनिट पे मॉलिक्यूल्स को डिमांड करता है। दैट मीन्स जो सेल है वो भी बहुत अलग अलग तरह के मॉलिक्यूल्स से मिल करके बना हुआ है, जो टिश्यू है वो सेल से ही मिल करके बने हुए हैं, तो इन टर्न वो भी मॉलिक्यूल्स के मिलने से ही बने हुए हैं। तो अगर कहीं पे डैमेज हो रहा है तो वहाँ पे उस मॉलिक्यूल का प्रेजेंट होना ज़रूरी है, ताकि वहाँ पे जो डैमेज हुआ है उसको रिपेयर किया जा सके। तो यहाँ पे रोल आता है मॉलिक्यूलर मूवमेंट का, ताकि अगर कभी डैमेज हो जाए या तो वहाँ पे उन मॉलिक्यूल्स का सप्लाई रहे और फिर उस डैमेज को रिपेयर किया जा सके, मेंटेनेंस किया जा सके। दैट्स वाई मॉलिक्यूलर मूवमेंट हमारे लाइफ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। द नेक्स्ट थिंग इज़, इस चैप्टर का नाम लाइफ प्रोसेसेस। व्हाट डू वी मीन बाय दिस टर्म लाइफ प्रोसेसेस? तो अगर हम कुछ कर रहे हो या हम कुछ नहीं भी कर रहे हो, मेयरली बैठ रहे हो, सो रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, हमारे अंदर बहुत सारे प्रोसेस चलते रहते हैं जो कि हमारे लाइफ को मेंटेन करने के लिए मैंडेटरी हैं। फॉर एग्जाम्पल, तो इन सारे प्रोसेस को एक साथ सम टोटल ऑफ दीज ऑल प्रोसेसेस दैट आर एसेंशियल फॉर आवर लाइफ आर नोन एज लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेस कौन कौन से होते हैं? तो ये बहुत तरह के होते हैं। जैसा कि हमने अभी देखा कि मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट ज़रूरी है, डैमेज जहाँ पे हुआ है उस जगह पे, या बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट ज़रूरी है, तो वो मॉलिक्यूल्स आखिर वहाँ पे पहुँचेगा कैसे? द फर्स्ट थिंग इज़, एक लाइन आपके बुक में लिखा हुआ है जो मुझे लगा कि शायद आपको कंफ्यूज कर सकता है। द लाइफ ऑन अर्थ इज़ कार्बन बेस्ड। इस स्टेटमेंट से क्या मतलब है? तो जो कार्बन है, एक एलिमेंट है, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में या लिविंग सिस्टम में की रोल प्ले करता है। हमारा बॉडी जो बना हुआ है वो एट द एंड कार्बन उसमें एक सोल है उसका, या बेसिक स्ट्रक्चर है। जैसे कि हमारा बॉडी प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड्स, इन सारी चीज़ों से, कार्बोहाइड्रेट्स, इन सारी चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। और जब हम इसके डेप्थ में जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि इसका कॉन्स्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल कार्बन है। तो क्योंकि हमारा बॉडी कार्बन बेस्ड है तो हमें सोर्स ऑफ एनर्जी भी वैसा चाहिए जो कि कार्बन में रिच हो, और वैसे सोर्स ऑफ एनर्जी को इन्वायरमेंट से लेना, दैट इज़ फूड को इन्वायरमेंट से लेना, और फिर उस फूड को यूटिलाइज़ करना अपने बॉडी में, अपने बॉडीली रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करने के लिए। यह एक प्रोसेस है जो न्यूट्रिशन कहलाता है, और न्यूट्रिशन एक वाइटल लाइफ प्रोसेस है। नाउ डिपेंडिंग ऑन इन्वायरमेंट ये सोर्स ऑफ फूड बहुत अलग अलग तरह के हो सकते हैं, बट हमें चाहिए एक यूनिवर्सल सोर्स जो हमें एनर्जी प्रोवाइड कर सके। तो फूड को अगर हम किसी भी फॉर्म में कंज्यूम करें तो वो हमारे अंदर एक ऐसे सोर्स, एक ऐसे फॉर्म में चेंज हो जाना चाहिए जो हमारे बॉडी के द्वारा यूटिलाइज हो सके। तो इसमें एक बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व होते हैं, और इस प्रोसेस को रेस्पिरेशन कहते हैं। यहाँ पे दो टर्म्स मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूँगी। पहला है मेटाबॉलिज्म। हमारे बॉडी के अंदर बहुत अलग अलग तरह के केमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं, तो सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस दैट इज़ अंडरगोइंग इन आवर बॉडी इज़ नोन एज मेटाबॉलिज्म। ओके, और जो मेन टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन है जो हमारे बॉडी के अंदर हो रहा है वो है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन का बेसिक्स ये है रिएक्शन का, इसको रिडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं, कि मान लीजिए कि हमारे बॉडी के अंदर कोई रिएक्शन चल रहा है जिसमें रिएक्टेंट है A+B जो कि प्रोडक्ट दे रहा है C+D। तो अगर A में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो यहाँ पे A का ऑक्सीडेशन हो रहा है। सिमिलरली अगर B में से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है या B में हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो यहाँ B का रिडक्शन हो रहा है। और कोई ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है तो वैसे केमिकल रिएक्शन को ऑक्सीडेशन रिडक्शन
रिडक्शन या रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो ये बहुत ही कॉमन टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन है जो हमारे बॉडी के अंदर चल रहा होता है। और रेस्पिरेशन में भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होता है। कैसे होता है ये हम लेक्चर के अगले पार्ट में देखेंगे, रेस्पिरेशन जब हम डिटेल में पढ़ रहे होंगे। नाउ द थिंग इज़, हमने न्यूट्रिशन भी ले लिया। रेस्पिरेशन का एक स्टेप है ब्रीदिंग, जिसमें हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। तो ऑक्सीजन की भी हमारे शरीर में ज़रूरत है और ऑक्सीजन की ज़रूरत सेल्यूलर लेवल पे है, मतलब हमारे सेल्स को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। तो क्योंकि न्यूट्रिशन के लिए भी एक पर्टिकुलर पाथवे है, मतलब एक पर्टिकुलर सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम। जैसे फूड हमारे माउथ में ही जाएगा, लेकिन फूड की ज़रूरत किसको है, तो बॉडी के सेल्स को है। ऑक्सीजन के लिए भी पर्टिकुलर ऑर्गन सिस्टम है, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जो ऑक्सीजन हम इनहेल कर रहे हैं अपने नॉस्ट्रिल्स के थ्रू, वो लंग्स में जाएगा, लेकिन रिक्वायरमेंट इसकी हमारे बॉडी के एक एक सेल को है। तो ये लंग्स से बॉडी के सेल में पहुँचेगा कैसे, तो इसके लिए एक कम्प्लीटली अलग लाइफ प्रोसेस चल रहा होता है हमारे अंदर, जिसको हम लोग ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। ये प्लांट्स में भी होते हैं, ये अलग अलग ऑर्गेनिज्म में होते हैं, हायर ऑर्गेनिज्म में। नाउ द लास्ट टाइप ऑफ life process that we need to discuss in this chapter is excretion. What is excretion? तो क्योंकि हमारे अंदर इतने तरह के different types of life process चल रहे हैं, इतने अलग अलग चीज़ों का intake हो रहा है, तो सारा जो end product होगा वो useful ही नहीं होगा। बहुत सारे by products भी बनते हैं जो कि हमारे लिए useless होते हैं, तो उन्हें हमें अपने body से exit भी करना होता है। तो इसी process को, इसमें जो process involved है उसको excretion कहते हैं। और एक एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर जो इन्वॉल्व होता है। तो बेसिकली इस चैप्टर में हमें 4 तरह के लाइफ प्रोसेसेस पढ़ने हैं, दैट इज़ रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन एंड ट्रांसपोर्टेशन। तो फर्दर इस वीडियो के, इस लेक्चर के कंटिन्यूटी में हम लोग कुछ और वीडियो लेक्चर्स अपलोड करेंगे, जिसमें हम लोग एक एक सिस्टम को, एक एक लाइफ प्रोसेस को इन डिटेल पढ़ेंगे। इस लेक्चर के लिए इतना ही। स्टे ट्यून्ड।